राज्य की उत्पत्ति के अन्य सिद्धांतों की भांति सामाजिक समझौता सिद्धांत भी आलोचना से परे नहीं रहा। 17वीं और 18वीं सदी में अत्यंत लोकप्रिय होने के बाद 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। इन विचारकों के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत निम्न प्रकार से आलोचना के योग्य था। पहली बात कही गई कि यह समझौता अनैतिहासिक है। ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक समझौता सिद्धांत एक गलती मात्र है, क्योंकि इतिहास में इस बात का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता कि आदिम मनुष्य ने पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की हो। संविदा सिद्धांत के समर्थक अपने पक्ष में 11 नवंबर 1620 के मैफ्लाइवर एक्ट का उदाहरण देते हैं, जिनमें मैफ्लाइवर नामक जहाज पर बैठे हुए इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाले अंग्रेजों ने अनुबंध किया था कि हम लोग शांति और सुख का जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज की रचना करेंगे। किंतु इस उदाहरण से समझौता सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि समझौता सिद्धांत में वर्णित प्राकृतिक अवस्था के लोगों और मैफ्लावर पैक्ट से संबंधित लोगों की राजनीतिक चेतना में बहुत अधिक अंतर है। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि इसमें प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत चित्रित की गई है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मानवीय इतिहास को प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था में बांट देता है और एक ऐसी अवस्था की कल्पना करता है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का समाज और राज्य नहीं था। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल विभाजन नितांत असत्य है। इतिहास में कहीं पर भी हमें ऐसी अवस्था का प्रमाण नहीं मिलता जब मानव संगठन विहीन अवस्था में रहता हो। राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। यह बात आज पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। इतिहास के अनुसार राज्य और इसी प्रकार की अन्य मानवीय संस्थाओं का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य आरंभ में परिवारों में, फिर कुलों, फिर कबीलों, फिर जनपदों तथा बाद में राज्य में संगठित हुआ। अतः समझौता सिद्धांत की इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य का किसी एक विशेष समय पर निर्माण किया गया। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं हो सकती है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की यदि व्याख्या की जाए तो यह इस बात को चित्रित करता है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, किंतु राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं अपितु अनिवार्य होती है और व्यक्ति उसी प्रकार राज्य के सदस्य होते हैं जैसे परिवार के। यदि राज्य एक क्लब या व्यापारिक संस्था की तरह स्वेच्छा से बनाया गया संगठन होता तो व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती कि वह जब चाहे तब उसमें शामिल हो जाए और जब चाहे तब उससे अलग हो जाए, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को साधारण साझेदारी पर आधारित आर्थिक समुदाय के रूप में चित्रित किया गया है। अतः इस सिद्धांत द्वारा किया गया राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन पूर्णतः गलत है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की अगली आलोचना यह की जाती है कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व तो संभव ही नहीं था। इस सिद्धांत के समर्थकों का विशेषतः लॉक का विचार है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करते थे, परंतु प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। अधिकारों का उदय समाज में होता है और एक राज्य के अंतर्गत रहकर ही अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की अगली आलोचना यह की जाती है कि प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं था। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि आदिम मनुष्य अपनी सामाजिक चेतना में इतना आगे बढ़ चुका था कि वह समझौता कर सके, तो प्राकृतिक अवस्था में किए गए किसी भी समझौते का वैज्ञानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि किसी समझौते को वैध रूप प्राप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पीछे राज्य की स्वीकृति का बल हो। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में राज्य का अस्तित्व न होने के कारण सामाजिक समझौते के पीछे इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी। अब अंत में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत का
महत्व जानते हैं। सामाजिक समझौते सिद्धांत की भले ही आज आलोचना की जाती है, किंतु इस सिद्धांत के बाद राज्य को दैवीय उत्पत्ति और पार्श्विक शक्ति प्रयोग के रूढ़िवादी विचारों से मुक्ति प्राप्त हुई। मध्ययुगीन राज्य और चर्च के मध्य संघर्ष का अंत भी इस विचार के आने के बाद ही हुआ तथा राज्य के निर्माण में सहमति को एक अनिवार्य तथ्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस प्रकार हमने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या इस व्याख्यान के अंतर्गत जानी है। अगले भाग में हम राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।